हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। ये ऐसा टॉपिक है जो हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। चाहे आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, जेटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, बीपीएससी टीचर या रेलवे एसएससी, हर टाइप के एग्ज़ामिनेशन में आपको नेशनलिज्म इन इंडिया से, नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया, इस तरह के टॉपिक्स से आपको एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आइए, और स्टैंडर्ड 10 के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉरपोरेशन, डिफरिंग स्ट्रेंड विद इन द मोमेंट, सिविल डिसोबीडियंट मोमेंट, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। बेसिकली ये चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो वर्ल्ड वॉर के टाइम में, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम का पढ़ेंगे। वर्ल्ड वॉर 1 जो स्टार्ट हुआ था वो 1914 से स्टार्ट हुआ था और 1918 में ख़त्म हुआ था। और 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से अपनी पढ़ाई पूरी करके आए थे। तो नेशनलिज्म क्या है? इट इज़ अ लॉयल्टी एंड डिवोशन टू अ नेशन। आप अपने देश के प्रति किस तरह से लॉयल रहते हैं, आप डिवोटी यानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हो। ये एक फीलिंग्स है जो आपके नेशन के प्रति बताता है। इस चैप्टर में 1920 और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो फर्स्ट है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सभी को पता है कब हुआ था, 1914 में। और उस समय जो हम लोगों का इंडिया था वो ब्रिटिश रूल के अंडर में था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो सेंट्रल पावर और लाइट पावर के बीच में हुआ था, और सेंट्रल पावर यानी जर्मनी की उसमें हार हो गई थी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कुछ पिक्चर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कि उस समय का कंडीशन कैसा था। एक तो वर्ल्ड वॉर हो रहा था, हम लोग ब्रिटिश रूल के अंडर में थे। तो ब्रिटिशर्स को यूरोपियन कंट्री में क्या चाहिए था? आर्म फोर्स चाहिए था। यहाँ से वो लोग क्या करते थे, गुड्स भेजते थे, रॉ मटेरियल भेजते थे, और उसके साथ साथ क्या करते थे कि लोगों को भी भेजते थे। फोर्सफुली रिक्रूटेड इन द आर्मी, मतलब जबरन वो लोग क्या करते थे, आर्मी में लोगों की भर्ती करवाते थे और कहाँ भेज देते थे? यूरोपियन कंट्री। नेक्स्ट, क्रॉप फेल्योर सिचुएशन भी देखने को मिला, यानी कि किसानों का क्रॉप फेल्योर हो गया। और ये सारे एक साथ हमारे देश में सिचुएशन बन रही थी। नेशनल मूवमेंट वॉज स्प्रेडिंग इन न्यू एरियाज इन 1919 एंड इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल। स्ट्रगल तो काफ़ी सालों से चल रहा था। ये यूँ कहिए कि 1600 में जब हमारे कंट्री में ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश होने वाला था, तब से वो ट्रेड करने आ रहे थे, बट स्लोली स्लोली कॉलोनी बनाना और हमारे ऊपर रूल करना, बहुत सारे एक्ट बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, टैक्सेस लेना। तो कहीं ना कहीं किसान परेशान थे, पीजेंट परेशान थे, लेबर ग्रुप परेशान थे। लेकिन ये स्प्रेड कैसे हुआ पूरे नेशन वाइड में, ये टाइम बताता है 1919 से लेकर के जब तक हम लोगों को आज़ादी नहीं मिली तब तक का। 1915 में जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से पढ़ाई करके वापस आए, तब उन्होंने देखा कि इंडिया की हालत कुछ ठीक नहीं है। बट उन्होंने सडनली सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट नहीं किया। साउथ अफ्रीका में उनका सत्याग्रह मूवमेंट काफ़ी अच्छा था। उन्होंने साउथ अफ्रीका में सक्सेसफुली सत्याग्रह करने के बाद जब वो गांधी जी इंडिया में आए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे लोगों से मिलना होगा, उनके प्रॉब्लम को समझना होगा। सो 1916 में गांधी जी इंडिया में तरह तरह के लोगों से मिले, पीजेंट से मिले, उनकी परेशानियाँ समझी, और फिर वो सबसे पहली बार चंपारण गए और वहाँ पे उन्होंने इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट अपना फर्स्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया। सो आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह है क्या? सो महात्मा गांधी केम टू इंडिया ऑफ आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह का आइडिया लेकर के वो साउथ अफ्रीका से ही यहाँ आए थे। और ये एक चीज़ था कि पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ।
चंपारण गए। चंपारण में एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसका पता लगाना, यानी कि सर्च ऑफ ट्रूथ, मतलब सच्चाई का पता लगाना, और उसी सच्चाई के बेसिस पे रिक्वेस्ट करना, ना कि लड़ाई करना। सो दिस इज़ द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का आइडियोलॉजी बस यही था कि सच का पता लगाइए और उसके बेसिस पे क्या कीजिए, आप आग्रह कीजिए, ठीक है। और गांधी जी को इसमें सक्सेसफुल हुए भी। आप यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हैं जिसमें गांधी जी का साउथ अफ्रीका का पिक्चर है और कितने अच्छे तरीके से वो आए हैं। हिज नोवल मेथड ऑफ मास एगिटेशन नॉन एज सत्याग्रह हैड हेल्डेड गुड रिजल्ट। वो साउथ अफ्रीका में भी जब सत्याग्रह मूवमेंट किए थे तो काफ़ी फेमस हो गए थे गांधी जी। जब वो गांधी जी चंपारण गए तब उन्होंने वहाँ पर भी इंडिगो प्लांटेशन के खिलाफ ब्रिटिशर से बात की। देन आफ्टर वो खेड़ा गए, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, और वहाँ पर भी उन्होंने लैंड रेवेन्यू देने के लिए रिफ्यूज़ किया क्योंकि क्रॉप फेलियर हो चुका था और किसानों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो क्या कर सकते थे, अंग्रेज़ों को रेवेन्यू दे सकते थे, रेवेन्यू इन द सेंस टैक्स। तब उन्होंने वहाँ पर भी जा कर के बात की और वेव ऑफ करने के लिए कहा कि आप कम कर दीजिए या कम्प्लीटली एबोलिस्ट कर दीजिए, उसको ख़त्म कर दीजिए, किसान नहीं दे पाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने वहाँ पर जाकर के सत्याग्रह मूवमेंट किया। नेक्स्ट, अहमदाबाद मिल वर्कर्स 1918 में जब गांधी जी पहुँचे, 1918 खेड़ा, ये 1917 है, बट न्यू टेक्स्ट बुक जब आएगा मार्केट में, अगर आपके पास होगा तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1918 है। और 1918 में जब गांधी जी अहमदाबाद पहुँचे तो वहाँ पे ब्रिटिशर्स से उनको कुछ भी रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि अहमदाबाद मिल के जो मालिक थे वो इंडियन थे और वो मिल वर्कर्स से काम तो पूरा लेते थे बट उनको पूरा पेमेंट नहीं करते थे। ही एडवाइज टू वर्कर टू गो ऑन स्ट्राइक। गांधी जी ने वर्कर को कहा कि जाओ भाई, तुम लोग स्ट्राइक करो और डिमांड करो कि उनके वेजेस में 35% का इंक्रीमेंट लगाए, यानी अगर कोई 100 रुपये उनको वेजेस मिल रहा है तो 135 रुपीज़ उनको वेजेस मिलना चाहिए था। इस तरह से जब उन्होंने चंपारण, देन आफ्टर खेड़ा, देन आफ्टर अहमदाबाद में जाकर के सत्याग्रह किया तो वो सारे लोगों के काफ़ी क्लोज़ हो गए। अब आते हैं हम लोग रॉलेट एक्ट के बारे में। यहाँ तक सत्याग्रह था, अब रॉलेट एक्ट। आप लोगों को पता होगा रॉलेट एक्ट कब स्टार्ट हुआ था। पहले इसका मीनिंग समझते कि रॉलेट एक्ट है क्या। पिक्चर में आप देख सकते हैं जलियांवाला बाग जो मैस्केयर हुआ था वो रॉलेट एक्ट से रिलेटेड है। सो रॉलेट एक्ट एक ऑथराइज्ड एक्ट था जिसमें ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अगर उनको किसी भी इंडियन पॉलिटिकल लीडर पे शक हुआ कि ये लोग मेरे खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, भड़का रहे हैं लोगों को, तो विदाउट एनी ट्रायल वो लीडर्स को 2 साल के लिए जेल में भेज देते थे। कोर्ट में किसी भी तरह ट्रायल मतलब कोर्ट में पेशी नहीं की जाती थी। अभी हम लोगों का जुडिशरी सिस्टम में क्या है कि अगर आपको कोई पुलिस अरेस्ट करता है तो उसको एफआईआर दर्ज करनी होती है, देन वो पनिशमेंट नहीं देता है, फिर हमारे कोर्ट में उसकी पेशी होती है, जजेस सारा चीज़ों को समझते हैं, देन आफ्टर वो जजमेंट पास करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली पनिशमेंट मिलती है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। रॉलेट एक्ट में विदाउट एनी ट्रायल 2 इयर्स के लिए इन प्रिजन कर सकते थे। इसी के अगेंस्ट गांधी जी ने एक हड़ताल बुलाया जिसका नाम, गांधी जी ने जब प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो इसी को बोले थे रॉलेट सत्याग्रह, जो कि 1919 में स्टार्ट हुआ। सारे दुकानें बंद कर दिए गए, रैली निकाली गई और पीपल जो काम कर रहे थे वो स्ट्राइक पे चले गए। इस तरह से उन्होंने गांधी जी का सपोर्ट किया। देन जलियांवाला बाग मैस्केयर इससे कैसे रिलेटेड है। जब गांधी जी प्रोटेस्ट कर रहे थे और हड़ताल पे चले गए तब उन्होंने, ब्रिटिश ने मार्शल लॉ लगा दिया। जनरल डायर ने कहा कि चलो मार्शल लॉ लगा देते हैं और मार्शल लॉ के अकॉर्डिंगली कोई भी लोग गैदर्ड नहीं हो सकते थे, एक जगह लोग ग्रुप करके नहीं बैठ सकते थे। फिर आया 13 अप्रैल का टाइम। 13 अप्रैल के दिन गांधी जी
बैसाखी का पर्व था। बैसाखी के पर्व में पंजाबी लोग गए थे, एंजॉय कर रहे थे। तो जलियांवाला बाग में मेला लगा हुआ था और वो लोग एंजॉय कर रहे थे। सो वहाँ पे लार्ज क्राउड इकट्ठा हो गया। घूमने गए हैं तो गैदरिंग होगा ही। अब यहाँ पे जनरल डायर आते हैं और वो आने और जाने का एक ही गेट था और वो एग्ज़िट को क्या कर देते हैं, पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं और अपने सिपाहियों को ऑर्डर दे देते हैं फायरिंग करने के लिए। सो वहाँ पे क्या हो जाता है, ओपन फायरिंग करते हैं लोग और सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। इसके बाद उनके पास कोई ऐसा उपाय भी नहीं था कि वो वहाँ से भाग सकते हैं। गोली चलने के बाद जो लोग बच जाते हैं उनको फोर्सफुली बोला जाता है कि आप अपने नाक को क्या करो, ज़मीन पे रगड़ो, है ना, क्रॉलिंग करो, यानी रेंगते हुए चलना है, लाइक दिस टाइप से। सबको सल्यूट करो, साहब बोलो, ऐसा ऐसा उन लोगों के साथ किया गया। ये आप पिक्चर देखिए किस तरह से पिक्चर है। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आपका ये पिक्चर है, ये बुलेट मार्क, गोलियों के निशान यहाँ पे दिया हुआ है। गोली चली थी, इस तरह से लोग गिरे हुए थे, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था? सो गांधी जी रॉट ए बुक हिंद स्वराज। गांधी जी ने एक बुक लिखी थी हिंद स्वराज, और उन्होंने कहा था कि अगर हम ब्रिटिश का 1 साल तक साथ ना देंगे तो ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल नहीं कर पाएगा। इन विच ही रोट दैट इफ़ इंडियंस स्टार्टेड टू नॉन कोऑपरेट विद द ब्रिटिशर्स देन इंडिया विल बी इंडिपेंडेंट विद इन 1 ईयर। हिंद स्वराज बुक में ये स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि अगर हम लोग उनको साथ नहीं देंगे, नॉन कोऑपरेट मतलब हम उन लोग को किसी तरह से कोई भी काम नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स का, तो क्या होगा, 1 साल के अंदर ही हम लोग क्या करेंगे, इस गुलामी से आज़ादी पालेंगे। फर्दर द मूवमेंट वॉज रीनेम्ड एज नॉन कॉरपोरेशन खिलाफत मूवमेंट, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट जो चल रहा था, ऑटोमन एम्पायर के जो हेड होते हैं उनको खलीफा बोला जाता है, कालिफ। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार जाता है, ऑटोमन एम्पायर हार जाता है, तो एक हार्श ट्रीटी साइन की जाती है। तो यहाँ पे मुस्लिम लोगों को लगता है कि हमारे जो खलीफा है उनके ऊपर हार्श ट्रीटी लगाया गया है, उनको ब्रिटिशर्स लोग परेशान कर रहे हैं, तो वो लोग एक अलग सोच रखते हैं, उन लोग को भी ब्रिटिश पसंद नहीं करते हैं। और यहाँ हमारे इंडिया में भी हम लोग भी हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं। तो यहाँ पे गांधी जी का चलाया हुआ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट और अली ब्रदर और शौकत ब्रदर के द्वारा चलाया गया हुआ खिलाफत मूवमेंट, दोनों को मर्ज कर दिया जाता है और नाम रख दिया जाता है नॉन कॉरपोरेशन खिलाफत मूवमेंट। ये इस तरह से पिक्चर दिया हुआ है हिंद स्वराज बुक का, जो गांधी जी ने लिखा था। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। ये पिक्चर आप देख सकते हैं, है ना, किस तरह से गांधी जी सारे लोगों को समझा रहे हैं, बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है नॉन कॉरपोरेशन खिलाफत मूवमेंट। इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी ने नॉन कॉरपोरेशन स्टार्ट किया था, और अली और शौकत ब्रदर, शौकत अली, ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली, तो इसको अली ब्रदर्स भी बोला जाता है, ये लोग मर्ज हो जाते हैं। एक्चुअल डेट जो था नॉन कॉरपोरेशन का वो था जनवरी 1921। 1919 में ऐसा प्लानिंग हो रहा था जलियांवाला बाग मैसकेयर के लिए, क्योंकि मास कुछ मूवमेंट करना होगा। बट फाइनली जो फाइनलाइज हुआ अली ब्रदर और शौकत अली के साथ, वो 1921 में हुआ। तो जनवरी 1921 में खिलाफत और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। मेनी सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड, बहुत सारे सोशल ग्रुप, कभी किसान जुड़ जा रहे हैं, कभी ट्राइबल्स पीपल जुड़ जा रहे हैं, कहीं से जो नॉर्मल पीपल है, मज़दूर हैं, तो इस तरह से सारे लोग जुड़ जा रहे हैं।
और सभी को अपने अपने तरीके से स्वराज मतलब मेरा देश, मेरा अपना देश। तो सबके मन में स्वराज का मीनिंग अलग अलग था, लेकिन वो लोग इस पे पार्टिसिपेट किए। द मोमेंट इन टाउन, शहर में किस तरह से लड़ाई हो रही थी, क्या हो रहा था। तो नॉन कॉरपोरेशन मतलब सपोज़ हम कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, तो हमको कैसे कैसे लोग कॉपरेट करें। लेबर मेरी बात सुन रहे हैं, जो इंजीनियर्स हैं, मैनेजर है, वो मेरी बातें सुन रहे हैं। अगर वो लोग मेरा बात ही सुनना बंद कर देंगे तो फिर हम अकेले फैक्ट्री नहीं चला सकते। सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा था कि अगर ब्रिटिशर्स, तो उसको खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, है ना, बेसिक चीज़ हैं उनको। सैलून भी जाना है, पार्लर भी जाना है, लाइक दिस, कपड़े धुलवाना है धोबी से। तो इस तरह का सारा काम कौन करके दे रहा था? इंडियन। उन्होंने अपना यूनिवर्सिटी खोला, स्कूल्स खोला, तो उसमें पढ़ा कौन रहा था? इंडियंस। लॉ की प्रैक्टिस कौन कर रहा था? इंडियंस। आर्मी ज्वाइन कौन कर रहा था? इंडियंस। तो कहीं ना कहीं हम लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे, और इसका फ़ायदा कौन उठा रहा था? ब्रिटिश। तो थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट द गवर्नमेंट स्कूल, क्योंकि गवर्नमेंट उस समय कौन था? ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स के गवर्नमेंट स्कूल को बहुत सारे बच्चों ने छोड़ दिया। हेड मास्टर एंड टीचर रिज़ाइन, बच्चे तो छोड़ ही दिए, टीचर भी रिज़ाइन दे दिए कि नहीं, अब हमको आपके स्कूल में नहीं पढ़ाना है। लॉयर प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, जो भी लीगल प्रैक्टिसेस हो रहा था वो लॉयर क्या कर दिए? बंद कर दिए। ब्रिटिशर्स फॉरेन गुड्स वेयर बायकॉटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि चाइना प्रोडक्ट मत लो, हमें अपने देश का प्रोडक्ट लेना चाहिए। तो उस समय ये चीज़ बहुत तेज़ी से हुआ था कि ब्रिटिशर्स यहाँ से रॉ मटेरियल खरीद के लेके जाते थे और यूरोपियन कंट्री से बना फिनिश गुड लेकर के आते थे और फिर हमारे ही मार्केट में हम ही को बेचते थे। मतलब हमारा ही सामान ले जाना और फिर सामान बना करके लेकर के आना और हमारे मार्केट में बेच देना। तो यहाँ पे फॉरेन गुड्स को बायकॉट किया गया। फॉरेन क्लॉथ्स वेयर बर्न, जैसे पुतला बना करके जलाते हैं ना, तो वैसे फॉरेन जो कपड़े थे उसको जलाया गया। मतलब बहिष्कार कैसे कर रहे हैं, किस तरह से बायकॉट करना वो दिखा रहे थे। इस तरह से शहर में किया गया, लेकिन कुछ सालों के बाद ये स्लो डाउन हो गया। ठीक है, क्योंकि हमें अगर कहा जाएगा कि ठीक है आप फ़ॉरेन कपड़ा नहीं पहने, जैसे हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, मत कीजिए, तो इंडिया में उसका दूसरा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसको लोग यूज़ कर सके। तो जब कपड़ा अगर हम फ़ॉरेन नहीं खरीदेंगे तो इंडिया का कौन सा क्लॉथ यूज़ करने के लिए बोला जा रहा था? खादी, जो कि बहुत एक्सपेंसिव था और इंडिया में बहुत रिच पीपल तो रहते नहीं थे, तो सारे लोगों के लिए महंगा हो रहा था। दूसरा हो रहा था लैक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन। अब बच्चे स्कूल छोड़ दिए, टीचर पढ़ाना छोड़ दिए, तो उनको कहीं तो चाहिए। टीचर अब पढ़ाना छोड़ देंगे तो उनका घर कैसे चलेगा? बच्चे पढ़ना छोड़ देंगे तो वो पढ़ेंगे कहाँ? तो ये सारे प्रॉब्लम्स आए, जिसके कारण धीरे धीरे ये मोमेंट क्या हो गया? स्लो हो गया। अब यहाँ पे कि कंट्री साइड में किस तरह से हम इस मोमेंट को देख सकते हैं। तो जो पीजेंट थे और लैंडलॉर्ड्स फार्म विदाउट एनी पेमेंट। अब पीजेंट को क्या करना पड़ता था? कोई पेमेंट नहीं मिलता था, लेकिन उनको क्या करना पड़ा था? काम करना पड़ा था। इसमें बाबा रामचंद्र और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने औध किसान सभा इस्टेब्लिश किया। उन्होंने एक सभा बुलाई जिसका नाम बाबा रामचंद्र और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा औध किसान सभा, जो अवध, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। दे डिमांडेड एवोल्यूशन ऑफ बेगर सिस्टम, यानी भिखारी के जैसा मांगना पड़ता था काम, उसको बंद करने का बोला गया। मेनी पीपल्स मिस इंटरप्रेटेड द आइडियाज़ ऑफ गांधी जी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना गांधी जी का आइडिया को समझ ही नहीं पा रहे थे। उनको लगा था अच्छा गांधी जी बोल रहे प्रोटेस्ट करने, चलो प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन गांधी जी का कहना था नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ, सच्चाई भी होना चाहिए और आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, शांतिपूर्ण तरीके से आपको क्या करना है? काम करना है। ठीक है। स्वराज इन प्लांटेशन, अब प्लांटेशन में क्या था? गवर्नमेंट क्या पास की थी? इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट 1 ऑफ 1859, अंडर विच प्लांटेशन वर्कर वेयर नॉट परमिटेड टू लीव द फील्ड। जैसे बंधुआ मजदूर होते हैं ना, उनको बांध करके लेकर के जाते हैं और बोलते हैं काम करो, तो
तुम्हें बाहर नहीं जाना है। इसी तरह से अंग्रेज़ क्या करते थे, लोगों को उठा के ले जाते थे आसाम, वहाँ पे टी प्लांटेशन करवाते थे और ज़बरदस्ती वहीं रखते थे, ठीक है, और उनको बाहर जाने के लिए मना कर दिया गया था। तो इस तरह का काम होता था, उनको परमिशन ही नहीं मिलता था कि वो क्या कर सके, बाहर जा सके। गांधी जी आए और उन्होंने क्या किया, इस एक्ट के खिलाफ उन्होंने बात रखी। एंड दे वेयर बीटन बाय द पुलिस 1892। जब गांधी जी ये सब चीज़ में थे तो वो क्या किए, उन्हें मारा गया, पीटा गया। 1922 गांधी जी विड्रॉ दिस मूवमेंट। अब जब मारपीट होने लगा और ये सारी चीज़ें होने लगे तो गांधी जी ने क्या किया, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। एंड उन्होंने ये सोचा कि ठीक है, अब भी हम मोमेंट वापस ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम भूल जाएंगे कि हमको आज़ादी नहीं चाहिए। उन्होंने सोचा पहले हम मोमेंट को वापस लेंगे, फिर हम इंडियन को ट्रेंड करेंगे, देन हम मास स्ट्रगल करेंगे, यानी पहले ट्रेनिंग देंगे तब हम लोग लड़ने के लिए जाएंगे। इस प्रकार से गांधी जी ने कॉल्ड ऑफ कर लिया 1922 में। फरवरी 1902 में स्टार्ट कब हुआ था, जनवरी 1901 में, और फरवरी 1902 में इसको विड्रॉ कर लिया गया। और उन्होंने सोचा क्या करेंगे, हम लोग मास स्ट्रगल करेंगे, यानी ज़्यादा मात्रा में। ये कुछ पिक्चर्स हैं आप जो देख सकते हैं स्क्रीन पे। इस तरह से गांधी जी, पहले लोगों के पास फ़ोन नहीं होता था ना, तो जा कर के लोगों से बात करनी होती थी, उन्हें समझाना होता था। आइडिया ऑफ नेशन, इट मीन्स ये हमारा देश है भाई, भारत माता है, तो हम लोगों को इसको आज़ाद कराना होगा। अब इसके बाद जब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट ख़त्म हो गया तो फिर गांधी जी चल पड़े सिविल डिसोबीडियंस एंड सॉल्ट मार्च की ओर। इस बीच बहुत सारी घटनाएं हुई, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। पहले समझते हैं 1922 में जब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ कर लिया गया तो बहुत सारे ऐसे पार्टी थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के लिए कुछ लीडर, पॉलिटिकल लीडर आए, ठीक है, और उन्होंने सजेस्ट किया द आइडिया ऑफ फाइटिंग द ब्रिटिशर्स फ्रॉम द विद इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे अभी हम लोगों का इलेक्शन होता है तो मेंबर बनते हैं, तो अलग अलग क्षेत्र से क्या होते हैं, पार्टी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी वहाँ से लेजिस्लेचर को चुना जाएगा, देन वो अपनी बात रख पाएंगे। इसके लिए CR दास और मोतीलाल नेहरू एक पार्टी का गठन करते हैं 1922 में, जिसका नाम था स्वराज पार्टी। CR दास और मोतीलाल नेहरू। इसमें कुछ ऐसे भी पार्टी थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस प्रेज्ड फॉर मोर रेडिकल एगिटेशन। कुछ लोग थे जो लिबरल टाइप के लोग थे और कुछ लोग थे जो रेडिकल टाइप के लोग थे। तो जो लिबरल थे वो क्या कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन जो रेडिकल थे वो लोग, यानी गरम दल, वो लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पे बिलीव नहीं करते थे। इस बीच सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट करने का एक और रीज़न था साइमन कमीशन। तो सर जॉन साइमन यूरोपियन कंट्री में एक कमेटी का गठन करते हैं जिसमें 7 मेंबर होते हैं, लेकिन उन 7 मेंबर में कोई भी इंडियन नहीं होता है। और ये 7 मेंबर क्या करेंगे, हमारे कंट्री को कैसे चलाना है वो डिसाइड करेंगे। तो जब मेरा कंट्री है और कोई इंडियन ही नहीं है तो हम लोग एक्सेप्ट क्यों करें। तो कमेटी बन गया 1927 में, और जब वो इंडिया आया 1928 में तो सब लोगों ने उनको कैसे ग्रीट किया, गो बैक साइमन का नारा लगा करके। अब 1928 में साइमन कमीशन के बाद एक और सिचुएशन क्रिएट हुआ, वो था ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन इन 1929, ठीक है, क्योंकि लोग जब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चला रहे थे तो उन्होंने जॉब छोड़ दी, बहुत तरह का क्रॉप फेल्योर भी हो गया था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट टाइम के अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था। तो इस तरह से इकोनॉमिक डिप्रेशन बढ़ गया, यानी लोगों के पास
जीवन यापन करने के लिए भी पैसे नहीं थे। आगे बढ़ने से पहले साइमन कमीशन की कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हम लोग देख लेते हैं। ये जो था, इंडियन मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सपोज्ड सम ड्रॉबैक्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट ऑफ 1919। जो इंडिया एक्ट 1919 था उसके कुछ कमियां निकाली गई थी। और साइमन कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन 1927। एक अपॉइंट किया गया था, उसके कारण जो कमी निकाली तो उसी के कारण साइमन कमीशन अपॉइंट किया गया और आगे इसमें सुधार करने की बात कही गई। इस कमीशन में टोटल 7 मेंबर थे और इसके जो चेयरमैन थे जॉन साइमन थे, जैसा हमने आपको पहले ही बताया। बट इसमें एक भी इंडियन नहीं होने के कारण इंडिया वाले इसको क्या कर दिए, बायकॉट कर दिए, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। यहाँ पे स्वराज पार्टी, नो इंडिकेशन ऑफ स्वराज पार्टी। साइमन कमीशन में ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं था जिससे हम लोगों का देश आगे चल कर के आज़ाद हो सकेगा। सो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ इंडियंस क्यों देंगे? फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग का क्या था कि हम लोगों को आज़ादी चाहिए, लेकिन वहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर प्रायोरिटी रहता तो वो लोग एक्सेप्ट करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो साइमन कमीशन 27 में बना था और इंडिया में कब आया? 1928 में, जिसको लोगों ने क्या किया, गो बैक साइमन कमीशन के नारे से दे दिया, साइमन गो बैक। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये सर जॉन साइमन का फ़ोटो दिया हुआ है, ये बैनर लगा करके साइमन गो बैक का नारा लगा करके लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ग्रेट डिप्रेशन रिजल्ट, इसका रीज़न क्या था? तो इसका द डिप्रेशन हैड डीप इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल गुड्स ऑल्सो, क्योंकि यूरोपियन कंट्री को भी चाहिए था गुड्स, तो यहाँ से वो रॉ मटेरियल लेकर के जाते थे और रॉ मटेरियल के साथ साथ अच्छे अच्छे खाने के सामानें भी लेकर के चले जाते थे। पॉवर्टी इंक्रीज बाय 930 ड्यू टू हाई टैक्सेस। अब लड़ाई वो लोग कर रहे थे और उनको अपना खजाना भरना था, तो वो पैसा को पूरा करने के लिए क्या कर रहे थे, इंडिया पे ज़बरदस्ती टैक्स इम्पोज कर दिए थे। इंडियंस को कहते थे कि आपको इतना ही टैक्स देना होगा। पहले तो टैक्स इम्पोज किया, फिर टैक्स को बढ़ा भी दिया। तो ये सारी घटनाएं उस समय हो रही थी। सिविल डिसोबीडियंस क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। इतना सारा कुछ होने के बाद सिविल डिसोबीडियंस, सिविल डिसोबीडियंस क्या था? एक्टिव प्रोसेस्ड रिफ्यूज़ल टू ओबे। सिविल डिसओबीडियंस, जैसे ओबीडियंस मतलब आज्ञाकारी और डिसओबीडियंस मतलब आप मेरी कोई बात नहीं मानोगे। तो अब क्या करना है, किसी भी तरह का कोई भी गवर्नमेंट आपको ऑर्डर दे रहा है, उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं करना है। कोई लॉज बना रहा है, उसके लॉज को नहीं मानना है। इस तरह का काम करना है। सिविल disobedience is a symbolic or ritualistic violation of the laws rather than a rejection of the system as whole। ये क्या था, एक रिचुअल बना हुआ था ना, तो उसके अगेंस्ट में लोग क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। पूरे सिस्टम का वो लोग बहिष्कार नहीं कर रहे थे। इस तरह से जो था वो पूरे सिस्टम के अगेंस्ट नहीं थे, बट कुछ ऐसी चीज़ें थे जिसके अगेंस्ट वो लोग काम कर रहे थे, जिसको सिविल डिसोबीडियंस का नाम दिया गया। साल्ट मार्च, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं और छोटे छोटे पॉइंट्स से आजकल सीधी तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को एनसीईआरटी बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। महात्मा गांधी को ऐसा लगता था कि सॉल्ट क्या होता है, नमक क्या होता है। नमक अमीर हो गरीब हो हर किसी के घर में होगा, पिज़्ज़ा और बर्गर नहीं होगा, लेकिन नमक ऐसी चीज़ है जो बेसिक फूड आइटम है, हर खाने में आपको नमक की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके हेल्प से इसको सिंबलाइज करके क्या कर सकते हैं हम लोग, एक सिविल डिसोबीडियंस का काम कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इसको लिया, एक पावरफुल सिंबल कहा है उन्होंने। और एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या किए थे, अपने पैसे अपने ख़जाना भरने के लिए उन्होंने सॉल्ट पे भी टैक्स लगा दिया था।
तो गांधी जी का ये कहना था कि ये बहुत ही नेसेसरी चीज़ है जो हर किसी को चाहिए, तो इस पे क्यों टैक्स लगाना है। तब उन्होंने क्या किया था, एवोल्यूशन ऑफ सॉल्ट टैक्स वाज अमॉन्ग द डिमांड विच वेयर रेज्ड बाय द गांधी जी थ्रू अ लेटर टू द वाइसरॉय इरविन। वो पहले नहीं गए कि डांडी मार्च चलो प्रोटेस्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं किया। पहले उन्होंने लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा, पहले लेटर लिखा जाता था। लेटर में उन्होंने 11 डिमांड्स की, टोटल 11 लिस्ट था, जिसमें एक था सॉल्ट टैक्स के बारे में भी था। और उन्होंने इरविन से कहा कि आप अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। तो लॉर्ड इरविन इस चीज़ को लाइटली लेते हैं और मानते नहीं हैं। तब गांधी जी ने सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया एंड ही वॉज स्टार्टेड बाई गांधी जी 12 मार्च, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और 12 मार्च को उन्होंने ये डांडी मार्च स्टार्ट की। डांडी मार्च जब स्टार्ट हुआ था तो उनके पीछे जो वॉलेंटियर्स थे वो टोटल 78 वॉलेंटियर्स थे। वो 78 वॉलेंटियर्स को अपने साबरमती आश्रम, गुजरात के साबरमती आश्रम से लेकर के चलते हैं और टोटल 24 डेज़ लग जाता है, क्योंकि गुजरात के साबरमती से लेकर के डांडी जो जगह है कोस्टल एरिया, वहाँ पे 240 माइल्स की दूरी तय करनी होती है। ठीक है, अब इसमें था मेनी मोर ज्वाइन। अब जब पैदल चल रहे हैं तो और लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो 78 स्टार्टिंग में थे, लेकिन धीरे 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 बहुत सारे लोग इसमें ज्वाइन कर लेते हैं। स्टार्ट हुआ था आपका 12 मार्च से, लेकिन 6 अप्रैल को गांधी जी कहाँ पहुँच जाते हैं, डांडी, 6 अप्रैल 1930। और वहाँ पे वो क्या करते हैं, पानी लेते हैं और उसको बॉईल करके नमक बनाते हैं और तब वो यहाँ से अनाउंस करते हैं क्या, बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और वहीं से कि गांधी जी ने वहाँ पे नमक बनाया विदाउट एनी टैक्स, पेइंग एनी टैक्स, उन्होंने टैक्स नहीं दिया। और टैक्स ना देने के बाद वो नमक बना करके वहाँ से स्टार्ट करते हैं क्या, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि अब से हम आपका कोई भी नियम कानून को नहीं मानने वाले हैं। थाउजेंड ऑफ पीपल ब्रोक द सिविल लॉ इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। पीपल डेमोस्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज। और सॉल्ट के फैक्ट्री जो सरकार ने, सॉल्ट फैक्ट्री, सरकार कौन था, ब्रिटिशर्स थे, तो उनके फैक्ट्री के आगे वो लोग नमक बना बना करके नियम तोड़ रहे थे। फॉरेन क्लॉथ बॉयकॉटेड, वो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से ही स्टार्ट हो गया था। पीजेंट अब क्या कर रहे थे, टैक्सेस देने से मना कर रहे थे, रेवेन्यू नहीं देना चाह रहे थे। विलेज ऑफिशियल रिजाइंड, वो लोग क्या करते थे, सारे पीजेंट से रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए एक एक ऑफिसर्स अपॉइंट किए करके रखे हुए थे, तो उन्होंने क्या कर दिया था, ऑफिसर्स कौन होते थे, इंडियन होते थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ट्राइबल पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ, फॉरेस्ट लॉ लगा दिया गया था ब्रिटिशर्स की तरफ से। सो ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट को कैटेगराइज कर दिया गया था, रिजर्व्ड और अनरिजर्व, प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। और इसके अकॉर्डिंगली क्या कर सकते थे, ट्राइबल पीपल जो बेसिकली फॉरेस्ट पे ही डिपेंड होते थे, वो फॉरेस्ट के अंदर नहीं जा सकते थे। आप लकड़ी लेने जा रहे हो, आप फूड के लिए जा रहे हो, आप क्या करने जा रहे हो नहीं पता, आपको नहीं जाना अंदर। तो इस तरह से ट्राइबल भी क्या करे थे, वो फॉरेस्ट लॉ को तोड़ दिए। यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है, जिसमें आप मैप को अगर हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे, इसमें पिक्चर क्लियर नहीं है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं, एक यहाँ पे कुछ कुछ पिक्चर दिया हुआ है जो न्यूज़पेपर में आया था। ठीक है, सो गांधी जी को जेल में डाला गया है, यहाँ गांधी जी हैं और ये सारे होने के बाद गवर्नमेंट क्या करेगी, खड़े खड़े तमाशा देखेगी, नहीं ना, कुछ तो करेगी। तो उन्होंने क्या किया, अरेस्टिंग ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स, जो भी नेता थे, जो ज़्यादा बोलता है उसको डांट पड़ती है, उसके अगेंस्ट सारे लोग हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हो रहा था नेता लोग के साथ, जो ज़्यादा बोल रहा था उसको अंग्रेज़ लोग पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे थे। गांधी जी को भी डाल दिया गया और लगभग कितने लोगों को डाल दिया गया, 60,000 इंडियंस को जेल में भर दिया गया। तो जो थोड़े से बोल चाल में ठीक थे, जो स्ट्रांग थे, जिनके पास आइडिया था, तो उन सभी को क्या कर दिए, जेल में डाल दिया। अब जेल से लड़ाई करो।
यहाँ पे अब क्या होता है वो देखिए, क्या क्या रिस्पॉन्स ऑफ ब्रिटिशर्स। कॉलोनियल गवर्नमेंट अरेस्ट द कांग्रेस लीडर्स। अब कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी भी 1 मंथ के लिए अरेस्ट हो गए। नेक्स्ट है पीपल। अब क्या करेंगे? पीपल बिगेन टू अटैक द सिंबल्स ऑफ ब्रिटिश रूल सच एज पुलिस पोस्ट, म्यूनसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट, रेलवे स्टेशन। ये सब तो ब्रिटिशर्स ने ही बनाए थे ना, तो पीपल भी बैठ करके तो नहीं रहेंगे। उनके लीडर्स को जेल में डाला जा रहा है तो क्या करेंगे? तो वो लोग भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए हैं। इवन सिर्फ मेल पर्सन उनके साथ नहीं थी, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑल्सो। उनको मारा जाता था, पीटा जाता था, उनको भी क्या कर दिया जाता था? जेल में बंद कर दिया जाता था। तो ये ब्रिटिशर्स भी परेशान कर रहे हैं और लोग परेशान होकर के क्या कर रहे हैं? तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो ऐसा सिचुएशन हो चुका था। अब हम लोग देखते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ से क्या होता है? वायलेंट टर्न। महात्मा गांधी क्या करते हैं? कॉल्ड ऑफ कर लेते हैं मूवमेंट को, यानी कि पहले उन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चलाया था, उसको कॉल्ड ऑफ किया था 1922 में। अब यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस चलाया था तो उसको भी कॉल्ड ऑफ कर लेते हैं। और एक वो पैक्ट पे साइन करते हैं जिसका नाम रहता है गांधी इरविन पैक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ही साइंड अ पैक्ट विथ इरविन ऑन 5 मार्च 1931। 1930 में दांडी मार्च हुआ था और ऑलमोस्ट 1 साल के बाद उन्होंने इरविन से समझौता किया और इरविन से साइन किया। एज पर द पैक्ट गांधी एग्रीड टू पार्टिसिपेट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। यहीं पे ट्विस्ट है, गांधी जी को लंदन जाना था। ठीक है, गांधी जी ने इरविन को लेटर लिखा था ना, उन्होंने 11 डिमांड की थी और बोले थे कि अगर आप मेरा डिमांड मान लोगे तो हम ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। नहीं माना तो दांडी चले गए, वहाँ से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया। बट वो जब जेल चले गए, जेल से आए, तब उन्होंने एक पैक्ट पे साइन किया और बोले कि ठीक है, अगर तुम लंदन आओगे तो हम तुम्हारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं उन सब को हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। तो गांधी जी सोचे ठीक है, बोला जो कुछ लोगों के बातों में आ जाते हैं ना, उनको लगता है कि सामने वाला झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन झूठ बोलते हैं लोग। सो गांधी जी क्या किए? वो लंदन गए। कब? दिसंबर 1931 में गांधी जी गए, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ? निगोशिएशन, और गांधी जी गए को उनकी कोई बात नहीं मानी गई और वो वहाँ से डिसअपॉइंटेड होकर के इंडिया फिर से वापस आ गए। अब गांधी जी यहाँ पे सबको छोड़ के गए थे और फिर वापस आए तो सब चीज़ वैसे ही रहेगा? नहीं। जब वो आए तो उन्होंने क्या देखा कि लीडर्स क्या हैं? जेल में ही बंद हैं अभी तक। ठीक है, और कांग्रेस पार्टी को क्या डिक्लेयर कर दिया गया है? इलीगल। बहुत सारे प्रिवेंटिंग मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशन एंड बॉयकॉट, ये सारे चीज़ों को लेकर के क्या कर दिया गया? कांग्रेस पार्टी को इलीगल बता दिया गया। गांधी जी को समझ में आया कि नहीं, ऐसे अगर मूवमेंट हम लोग बंद कर देंगे तो हम लोग को कभी भी आज़ादी नहीं मिलेगा। तब उन्होंने फिर से रीलॉन्च किया 1934 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बट द मोमेंट हैड लॉस्ट इट्स मोमेंटम। एक बार लड़ाई करेंगे फिर शांत हो जाएंगे, फिर लड़ाई करेंगे फिर शांत हो जाएंगे, तो सबको लग रहा है भाई हर बार ये लड़ाई स्टार्ट करते हैं और फिर हम लोग जब एग्रेसिव होते हैं तो फिर शांत हो जाते हैं। तो उस समय वो बात नहीं थी जो स्टार्टिंग में था ना, जब लोग दांडी मार्च में गए थे, उस समय लोगों के अंदर था कि हमको कुछ करना है, गांधी जी का साथ देना, हमको आज़ादी मिलेगी। लेकिन गांधी जी गए, डिसअपॉइंटेड हो गए, जेल चले गए, ये सारी घटना जो हुई, तो इस बार उस तरह से नहीं हो पाया। ये आप देख सकते हैं, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का एक पिक्चर दिया हुआ है यहाँ पे। इस तरह से सारे लोग बैठे हुए हैं और कॉन्फ्रेंस हो रहा है। पीपल्स परसेप्शन ऑफ द मोमेंट। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सोचते हैं। जैसे आप ही लोग 10 दोस्त हैं तो 10 दोस्त 10 तरह की बातें सोचते हैं। फार्मर क्या सोचते थे? फार्मर की क्या सोच थी? वो किस तरह से देखते थे? तो वो देख रहे थे कि स्वराज वॉज स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज़। उनको लगता था कि अगर हमें आज़ादी मिल जाएगी तो हमें हाई रेवेन्यू, जो हम इतना लगान दे रहे, टैक्सेस दे रहे, वो नहीं देना होगा, है ना।
उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। बट व्हेन द मोमेंट कॉल्ड ऑफ 1931, वो भी क्या हो गया, उदास हो गए, ठीक है। और मेनी ऑफ देम रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट व्हेन द मोमेंट रीस्टार्ट। अब एक बार वो लोग साथ दिए, लेकिन सेकंड टाइम में उन्होंने क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने जब रीलॉन्च हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तब उन्होंने क्या बोला कि हम साथ नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट है बिजनेसमैन क्या सोचते थे, क्योंकि बिजनेसमैन को भी टैक्सेस देना पड़ रहा है। सो बिजनेसमैन ने द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस की स्थापना की 1920 में, और द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI 1927 में इस्टेब्लिश की। इनका बेसिक पर्पस यही था कि सारे जितने भी ट्रेडर्स हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए। अब अगर ये लोग स्वराज पार्टी की लड़ाई में, इन लोगों के लिए स्वराज क्या था कि जो कॉलोनियल पॉलिसीज़ है, जो ट्रेड के ऊपर जो उन लोगों का पॉलिसीज़ है, टैक्सेस लेने की पॉलिसीज़ है, इन सब से उनको क्या मिल सकता है, छूट मिल सकता है, और ये लोग एक अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। और सब में भाईचारा हो, लोग मिल कर के काम करें। तो ये चीज़ बिजनेसमैन के लिए थे। ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, यानी कि द इंडियन इंडस्ट्रियल ऑफ कॉमर्शियल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1920 और FICCI इन 1927। इसके बाद इंडस्ट्रियल वर्कर क्या सोचते थे, यहाँ पे हम लोगों ने देखा बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन तो हैं जो मालिक हैं, लेकिन कुछ वर्कर भी तो थे जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए क्या था, सिविल डिसोबीडियंस। सो यहाँ पे वर्कर्स लोग, कुछ वर्कर्स थे जो जिन्होंने कहा कि नहीं, अब हम आपके किसी भी मोमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन कुछ वर्कर्स जो थे उन्होंने मोमेंट में पार्टिसिपेट किया। और कांग्रेस भी एकदम नहीं चाहते थे कि इस तरह से किसी भी तरह के वर्कर को अपने वर्कर्स के डिमांड को प्रीफर्ड किया जाए या कुछ भी। तो कुछ वर्कर जो साथ दे रहे थे और कुछ वर्कर जो थे साथ नहीं दे रहे थे। नेक्स्ट है वोमेन किस तरह से दिख रही थी, तो वो भी पार्टिसिपेट की थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, और लार्ज नंबर में उन्होंने पार्टिसिपेशन किया। उनको क्या लग रहा था, हाई कास्ट फैमिली के थे, अर्बन एरियाज़ में थे, कुछ रिच पीजेंट हाउस होल्ड भी थे, लेकिन वो लोग किस तरह से, लेकिन वोमेन को किसी भी तरह का कोई पोजीशन नहीं मिल पा रहा था सोसाइटी में। तो उनको लग रहा था कि अगर हम हमें स्वराज मूवमेंट अगर चलता है और हम किसी भी तरह से आज़ादी पा लेते हैं, तो हमें भी क्या मिलेगा, कहीं ना कहीं हम लोगों को भी आज़ादी मिलेगी। द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो चल रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन भी था। सो लिमिटेशन क्या था वो हम लोग देखते हैं। सो पार्टिसिपेशन ऑफ दलित्स। तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने क्या किया था, दलित्स को के नाम पे एक अलग क्लास बनाया जिसको कहते थे डेफर्ड क्लास, ठीक है। और ये लोग चाहते थे पॉलिटिकल सॉल्यूशन, जो भी दलित कम्युनिटी से रिलेटेड थे, उन लोगों का जो छुआछूत का भेदभाव था, डिस्क्रिमिनेशन था, ये लोग उस तरह के चीज़ों से आज़ादी पाना चाहते थे। दे डिमांड रिजर्व सीट्स। उनको रिजर्वेशन चाहिए था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, उनको स्कूल के अंदर बैठने के लिए नहीं मिलता था दलित्स को। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी बहुत ज़्यादा, उनके पास 32 डिग्रियाँ थी, फिर भी वो जब पढ़ाई करके इंडिया आते हैं तो लोग उनको छूते नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो दलित कास्ट से बिलोंग करते थे। तब उन्होंने बोला कि हम, उस समय वो ये चीज़ सोचे थे कि हम दलित के लिए कुछ करेंगे, और उन्होंने दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की। सो तभी जा कर के दलित क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। सो एक चीज़ ये भी था। अब यहाँ पे
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित क्लास के लिए एक अलग से क्लासेस एसोसिएशन बनाया जिसका नाम रखा डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930। और उनकी मुलाकात कहाँ होती है? सेकंड राउंड टेबल में महात्मा गांधी से। और उस दलित एसोसिएशन जो डिप्रेस्ड क्लासेस उन्होंने बनाया था उसके बारे में गांधी जी से वो बात करते हैं। उन्होंने गांधी जी से सारी बातों की चर्चा की, ठीक है, और रिजर्वेशन की बात की। अगर सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड किया तो गांधी जी बोले कि नहीं, अगर ऐसे करेंगे तब तो फिर हम लोग को आज़ादी नहीं मिलेगा। तो फिर उन्होंने रिजर्वेशन के बात पे एग्री हुए। अभी यहाँ पे पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम, क्योंकि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चल रहा था। अंग्रेज़ क्या कर रहे थे? हिंदू को और मुसलमान से लड़ा रहे थे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़वा रहे थे कि आपस में ही लड़ लो, जो बचेगा वो हमसे लड़ेगा। तो यहाँ पे जो नॉन कॉरपोरेशन खिलाफत मूवमेंट बंद हो गया 1922 में, उसके बाद मुस्लिम्स का एक बहुत बड़ा सेक्शन सामने आया और उन्होंने यहाँ पे ये है। और फ्रॉम द मिड ऑफ 1920s द कांग्रेस वाज मोर विजिबली एसोसिएटेड विद द हिंदू रिलीजन नेशनलिस्ट ग्रुप। मुस्लिम को ये क्लियरली दिख रहा था कि वो जो कांग्रेस है वो हिंदू के सपोर्टिव है। तब यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना आते हैं, वो एक मुस्लिम लीग के लीडर थे, इम्पॉर्टेंट लीडर। He was willing to give up the demand for separate electorate, but he wanted a reserved seat for Muslim in the Central Assembly। जैसे दलित क्लास के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड किया जा रहा था, लेकिन ये तो डायरेक्ट रिजर्वेशन मांग रहे थे। रिजर्वेशन सेंट्रल असेंबली में सीट रिजर्व होना चाहिए मुस्लिम के नाम से, ये उनका डिमांड था। तो ये सारे थे लिमिट्स। अब इतने सारे चीज़ों के बावजूद लड़ाइयाँ हो रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर अभी भी जो था देशभक्ति की भावना नहीं थी। अगर आपके अंदर किसी के प्रति फीलिंग्स नहीं हो तो आप उसके लिए कभी भी लड़ाई नहीं करोगे, झगड़ा नहीं करोगे, जब तक आप किसी को अपना नहीं मानोगे। तो ये द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, इट मीन्स हम लोग एक हैं, तो इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। जैसे अभी हम लोग, अगर आप इंडिया में कहीं भी जाएंगे तो फ्लैग हम लोग का सेम है, हम लोग नेशनल एंथम सेम गाते हैं, ठीक है, नेशनल सॉन्ग गाते हैं, भारत माता कहते हैं, तो ये सारा चीज़ है। तो इसी तरीके से नेशनलिज्म इज स्प्रेड व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ सेम नेशन। कहीं भी वो रहेंगे वो एक ही नेशन के हैं और वो एक धागे में क्या है, बंधे हुए हैं, बाइंड देम टुगेदर। मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम लोग अलग अलग हैं फिर भी हम लोग क्या हैं, एक हैं। द यूनाइटेड स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस हेल्प इन बिल्डिंग द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। एडिशनली अ वैरायटी ऑफ कल्चर processes also capture the spirit of nationalism, यानी देशभक्ति की भावना। ये कुछ फ्लैग्स हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स। ये चैप्टर में कुछ डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, 1950 गांधी जी रिटर्न टू द इंडिया, 1919 रॉलेट एक्ट, movement started, 1902 ended and Swaraj Party was formed, 1927 Simon Commission was formed, बना था उस साल, 1929 Great Year Economic Depression, 1930 Civil Disobedience Movement started, 1931 Civil Disobedience Movement ended, 1932 Second Round Table Conference held at London, 1942 started and 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है। अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।